पिछले कई सालों से फिजिक्स जो है ना बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगता है 11th और 12th में। ठीक है, मेरा एनालिसिस मैं आप लोगों को बताता हूँ। होता क्या है, बच्चे 10th तक साइंस में तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। साइंस में केमिस्ट्री भी आ जाता है, फिजिक्स भी आ जाता है, बायोलॉजी भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो मॉडरेट हो जाता है अगर कोई सब्जेक्ट टफ है, इजी है अकॉर्डिंगली। ठीक है, लेकिन जब आप 11th में आते हो और अगर आप एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हो फिजिक्स की, जैसे एस एल अरोरा है मान लो, तो वो 2 या 3 पार्ट में आती है। इतनी मोटी मोटी 2 बुक्स होती हैं और एक छोटा सा मैनुअल होता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और फिजिक्स में का जो सिलेबस जैसा सीबीएसई ने जो डिजाइन किया है, उसमें क्या है पता है, 9th वाला जो फिजिक्स होता है जिसमें आप यूजुअली मोशन पढ़ते हो, लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हो, वर्क एनर्जी पढ़ते हो, ये सारी चीजें वो 10th में नहीं आती है। 10th में उससे रिलेटेड टर्म्स कम रहते हैं थोड़े बहुत, लेकिन बहुत ही रेयर होते हैं। 10th में क्या आ जाता है, मैग्नेटिज्म आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, ये सब आ जाता है। और फिर अचानक से वो 9th का पार्ट दोबारा कब आता है, 11th में आता है। समझ में आ रहा है ये चीज? और अगर फ्यूचर में अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो इंजीनियरिंग की भी जो अलग अलग ब्रांचेस होती है, जिसमें एक ब्रांच होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो जो पूरा है ना, वो 9th और 11th के फिजिक्स का एक्सपांशन है, समझ लो। दूसरी जो ब्रांच होती है सर्किट ब्रांच जिनको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस, ये सारी ब्रांचेस जो होती है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी जो आपका 10th वाला वर्जन है, क्लास 11th क्लास है, तो 10th में और 12th में जो आप पढ़ते हो फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, वो सारी चीजें आती इन सर्किट ब्रांचेस के अंदर। ठीक है, तो मैं एकदम बेसिक से चालू करूंगा पहले मैं, और चैप्टर 0 मैं इसको बोलूंगा, चैप्टर 0, क्योंकि मैं आपका एक फंडामेंटल एनालिसिस कर लूं कि भाई किस लेवल से हमें ये चीज समझ में आएगी। ओके, तो सबसे पहले साइंस क्या है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेते हुए करेंगे। एक्चुअल में ये सारी चीजें ना सिलेबस में हुआ करती थी फिजिक्स के, बट फिजिक्स का सिलेबस रैशनलाइज हुआ तो एक चैप्टर हटा दिया गया, और चैप्टर 1 कौन सा हो गया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हो गया। बट उसके पहले एक और चैप्टर हुआ करता था जिसमें फंडामेंटल्स डिस्कस किए जाते थे। तो सबसे पहले साइंस क्या है, ये चीज आपको समझ में आ रही है? ये एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है डिफरेंट फिनोमेनास का। ठीक है, साइंसेस को यूजुअली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कई बार 2 से ज्यादा, अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, बट जनरली एक फिजिकल साइंस होता है और दूसरा होता है लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस में क्या डिफरेंसेस है? फिजिकल साइंस में ना हम एनर्जी, मैटर की एनर्जी, इंटरैक्शंस, फोर्सेस, मोशंस, ये सारी चीजें देखते हैं। और इसी के अंदर केमिस्ट्री भी आती है, तो केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, वो कैसे चेंज होगी, कैसे रिएक्ट करेगी, ये सारा फिजिकल साइंसेस के अंदर आता है। लाइफ साइंसेस मतलब इन शॉर्ट बोला जाए ना, ये नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं साइंस, वो है। और लिविंग थिंग्स के बारे में जो पढ़ते हो, बायोलॉजिकल साइंसेस आ गया, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, जो भी कुछ हो, वो लाइफ साइंसेस के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इस साइंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्दर और भी सब कैटेगरी होती है, जैसे कि अर्थ एंड स्पेस साइंस, जिसमें जियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं हम, अर्थ का सरफेस कैसा है। एस्ट्रोनॉमी, जिसमें यूनिवर्स बियॉन्ड अर्थ कैसा होता है। मेट्रोलॉजी, जिसमें वेदर की कंडीशन। ओशियनोग्राफी मतलब ओशन का जो साइंस है। तो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 2 चीजें जो आप इस बार से पढ़ते हो वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है तो सामने क्या लिखा हुआ है देखो, ग्रीक वर्ड। फिजिक्स एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, जो कि जिसका मतलब होता है नेचर। तो नेचर को ना ग्रीक में फिजिक्स कहा जाता है। तो नेचर या फिर स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर, उसको हम फिजिक्स बोलते हैं। केमिस्ट्री सिमिलर है, फिजिकल साइंस के अंदर आता है, लेकिन उसमें हम क्या पढ़ते हैं, सब्सटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। ठीक है, ये हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक सिंपल डेफिनेशन। अब हम आते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड। तो साइंटिफिक एटीट्यूड को समझो, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप कभी भी साइंस वाले बच्चे, अगर कोई साइंस ऑप्ट करते हैं, उनको समझना चाहिए। इसमें क्या लिखा है, ओपन माइंडेड अप्रोच फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। क्या है ओपन माइंडेड अप्रोच, मैं बताता हूं। अगर आप कोई भी नई चीज देख रहे हो ना, तो आप अपने दिमाग में प्रीवियस नॉलेज को जो है ना, दूसरे टाइप की नॉलेज मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज को दिमाग में मत रखो।
ये ओपन माइंडेड अप्रोच है। जैसे कि अगर मैं एक केस स्टडी बताऊं, तुम लोगों ने सभी ने गैलीलियो का नाम सुना है ना? तो गैलीलियो का एक किस्सा पता है कि नहीं? उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली थी। किसी को पता है ये चीज? नहीं पता है? तो गैलीलियो ने एक, वो बहुत अच्छे प्रोफेसर थे इटली के, जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो उस समय जो क्रिश्चियनिटी है उसमें ये माना जाता था कि अर्थ सेंटर पे है और सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये बाइबल में उनके में रिटर्न था, ऐसा माना गया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट ऐसे किए और बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि नहीं, अर्थ सेंटर पे नहीं है, सन सेंटर पे है, और अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो उनकी इस थ्योरी को वहां पर जो पोप थे, क्रिश्चियन जो धर्मगुरु थे, उन्होंने डिनाई किया और उसके बाद उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया गया। समझ में आया ये चीज? तो ये कारण क्यों हुआ? क्योंकि वो एक ओपन माइंडेड अप्रोच से चले थे, लेकिन बाकी सोसाइटी उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर रही थी। उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी किए, जो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, तो अगर आप कोई भी साइंटिफिक एटीट्यूड रखते हो, मतलब आपका ओपन माइंडेड होना चाहिए। पुरानी चीजें या साइंस से रिलेटेड जो नहीं है उनको सोच के चलोगे तो फिर आप उस चीज को डेवलप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखो साइंटिफिक मेथड, जैसे अगर आप कोई भी साइंटिफिक मेथड, मतलब मैं सिंपल रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। अगर आप कोई भी रिसर्च करते हो तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? तो स्टेप नंबर 1 है एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना होगा और उसके एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करना होगा। जैसे गैलीलियो का ही एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। उसने एक अपना लॉ दिया था, उसने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था। उस समय लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो इटली में था, उसने क्या बताया कि अगर मैं एक बहुत हैवी बॉल है और एक बहुत लाइट बॉल है, अगर मैं दोनों को रिलीज करूंगा तो दोनों सेम वेलोसिटी से नीचे जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता ना। वो जो दूसरी हैवी वाली बॉल जो है वो फास्ट जाती है, लेकिन लाइट वाली बॉल जो है वो स्लो जाती है। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला नहीं, दोनों सेम वेलोसिटी से ही नीचे जाएंगी। क्यों बताओ? स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेट, या हाँ, मास बोल सकते हो। ओके, तो एक्चुअली क्या है ना, जब हम वैक्यूम में वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो दोनों सेम स्पीड से ही नीचे जाएंगी और दोनों ग्राउंड को सेम टाइम पे ही टच करेंगी। अगर आप उसको, उस एक्सपेरिमेंट को दूसरे तरीके से देखना चाहते हो तो आप ये समझ लो कि एक छोटे से पंख के टुकड़े को एक किताब के ऊपर रख दो, और जब आप किताब को ड्रॉप करोगे तो पंख का टुकड़ा भी वहीं पर उसी के साथ ड्रॉप होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अगर हम लाइट बॉल को और हैवी बॉल को एक साथ ड्रॉप करेंगे तो हैवी बॉल जल्दी नीचे पहुंचेगी, लाइट बॉल धीरे पहुंचेगी। हमने ये बोला कि दोनों की स्पीड सेम होगी, लेकिन लाइट बॉल नीचे जाएगी, हैवी बॉल लाइट बॉल धीरे जाएगी, हैवी बॉल जल्दी जाएगी। ऐसा क्यों? सर ड्यू टू मास। नहीं, अभी तो हमने बोला ना, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता उसका स्पीड। ग्रेविटी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी दोनों पे सेम लगेगा। वो तो क्या रीजन होगा फिर? जब हैवी ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, लाइट ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, दोनों की स्पीड सेम होगी, लेकिन फिर भी हैवी ऑब्जेक्ट पहले नीचे पहुंचेगा, लाइट ऑब्जेक्ट लेट से पहुंचेगा। उसके कारण है जो उसके उसके ऊपर जो एयर का जो प्रेशर फोर्स लग रहा है ना, जो अपवर्ड लग रहा है, तो लाइटर ऑब्जेक्ट पे क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, और हैवियर ऑब्जेक्ट पे वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कंपैरिजन में। दैट्स व्हाई वो दोनों अलग अलग, वो फ्रिक्शन फोर्स जिसको आप बोल सकते हो, उस वजह से। समझ में आई ये चीज? तो ये साइंटिफिक मेथड में पहला एक्सपेरिमेंटेशन, तो जैसे गैलीलियो ने किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। सेकेंड क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? एक अजम्पशन आप बोल सकते हो लेमेन्स लैंग्वेज में। एक चीज अज्यूम करना, जैसे उसने अज्यूम करके रखी और उस चीज को प्रूफ करने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया। वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जो उसने अज्यूम किया उसको वेरीफाई करके दिखाया। और फिर थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन, उसने कुछ थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन की। तो ये मेथड्स यहां पर फॉलो होते हैं। और फाइनली साइंटिफिक थ्योरी आती है, जिसमें हम लॉज को, जो भी हमने हमारे ऑब्जर्वेशन थे, उसको डॉक्यूमेंट करके एक फिजिकल सिस्टम बनाते हैं, जो फिजिकल सिस्टम पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स है कुछ जो मैं आपको बता रहा था। थोड़ा ज्यादा थ्योरेटिकल लग रहा होगा मे बी।
अब मैं उसी को एक केस स्टडी से बताता हूं, एक एग्जांपल से बताता हूं, ठीक है। जैसे इस केस स्टडी को इस तरीके से समझो, मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 1 kg, ठीक है, और वो ग्राउंड से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। अगर मान लो उस ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ता हूं, रिलीज करता हूं, और वो एक सॉलिड ग्राउंड है, हार्ड ग्राउंड है, तो जब वो हिट करेगा ग्राउंड के सरफेस को, तो उस समय ग्राउंड पे कितना फोर्स लगेगा। ये कैलकुलेशन मैं क्यों कर रहा हूं, एक एक्सपेरिमेंट के लिए। ये समझो कि कई बार हम एक हाइट से गिरते हैं तो हमारी हड्डियां नहीं टूटती है। कई बार अगर 5 फ्लोर या 10 फ्लोर की ऊंचाई से गिरेंगे तो हड्डियां टूट जाएंगी। तो वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि कहीं पर ज्यादा फोर्स लग रहा है और कहीं पर कम फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो उस चीज को हम यहाँ इस कैलकुलेशन से समझेंगे। सबसे पहले हमने ये अज्यूम किया कि जो हमने मास यहां पर यूज किया है, जो ऑब्जेक्ट हमने यूज किया उसका मास है 1 kg और उसकी हाइट जो है वो 1 मीटर है। मतलब 1 kg का ऑब्जेक्ट है और उसको 1 मीटर की हाइट से मैं रिलीज कर रहा हूं। तो जब वो ऑब्जेक्ट वहां पर है, 1 मीटर की हाइट पे है, तो उसके ऊपर उसके पास एक एनर्जी, जिसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, m इंटू जी इंटू एच। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब उसका मास तो दोनों ही कंडीशन में चेंज होगा, तो m की वैल्यू, m यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2gh, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2gh। समझ में आया सबको? ये क्या है? वो वेलोसिटी है। अब यहां पर हमने g की वैल्यू ले ली, g कितना हो गया? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और h अभी हमने क्या लिया था? 1। तो जब हमने फाइनली इसको कैलकुलेट किया तो इसकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली कितनी आ गई? 4.43 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर हो गया? तो जब ऑब्जेक्ट नीचे ग्राउंड को हिट करेगा उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 4.43 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां एक और चीज क्लियर हो गई कि ये जो वेलोसिटी है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। समझ में आया कि नहीं? वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? हाइट के ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के ऊपर, ठीक है। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं, यहां पर ना देखो, वो जो वेलोसिटी है, वो जो ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट, उसको स्टॉप कर रहा है। कौन स्टॉप कर रहा है? आपका सरफेस। अब वो सरफेस जब उसको स्टॉप कर रहा है ना, तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो अलग अलग होगा। मान लो अगर वो हार्ड है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। अगर वहां पर मान लो कोई क्वेश्चन रखा हुआ है, रेत है या वाटर है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस उस केस में बढ़ जाएगा, डी की वैल्यू। अभी मैंने एक हार्ड सरफेस लिया और एकदम नेग्लिजिबल स्टॉपिंग डिस्टेंस डी की वैल्यू लिए 0.01, ओके। तो अब यहां पर थर्ड स्टेप में इस चीज को समझते हैं क्या लिखा है। अब जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय द फोर्स, जो फोर्स लगा उसमें, तो उसका जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन W इज इक्वल टू डेल ई। क्या ये तुम लोगों ने ये वाले सिंबल देखे, डेल वाले? डेल वाला सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है पता है? चेंज। किसी भी क्वांटिटी के चेंज को अगर रिप्रेजेंट करना है तो डेल से डिनोट कर देते हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वही वर्क जो है उसकी क्या है? एनर्जी हो गई, ठीक है। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो F इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या थी? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या थी? हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल क्या हो गई उसकी? 0, क्योंकि फाइनली वो क्या हो गया? स्टॉप हो गया। तो एफ डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, और एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम वी स्क्वायर अपॉन 2d। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मैं यहां पर d की वैल्यू मान लो 0.01 रखता हूं, ठीक है, और m मास जो है मैंने यहां पर रख दिया 1 kg, v स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने यहां पर निकाल ली थी, v स्क्वायर की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, सब फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो उस पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? 981.25 न्यूटन्स का। समझ में आया ये पूरा कैलकुलेशन? ठीक है। अब इस कैलकुलेशन का दूसरा एस्पेक्ट समझो। अगर मान लो मुझे इस फोर्स को रिड्यूस करना है, इस फोर्स को रिड्यूस करना है, तो क्या क्या चीजें मैं बदल सकता हूं? यहां पर मास की वैल्यू मैं क्या कर सकता हूं? रिड्यूस कर सकता हूं। डिस्टेंस डी की वैल्यू क्या कर सकता हूं? इंक्रीज कर सकता हूं। स्टॉपिंग डिस्टेंस जिसको अभी हमने यहां पर देखा, अगर मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा तो वहां पर फोर्स अप्लाइड होगा, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो एक सिंपल सा एग्जांपल है
कि ये सारा कैलकुलेशन जो अभी हम देख रहे थे ना, साइंटिफिक अप्रोच कैसी होती है, मैथोडोलॉजी कैसी होती है, अगर आप कोई भी चीज फॉलो कर रहे हैं तो वो कैसे अप्लाई होगा यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहां पर से मैंने एक जनरल स्टडी दी। अब इसके बाद जैसे मैंने बताया 9th का और 11th का फिजिक्स पूरा इंटर रिलेटेड है। तो जो 9th के बेसिक कंसेप्ट जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं आप लोगों के 11th में, मैं इस पे आ जाता हूं। आपके ये चैप्टर्स है, अगर आप इनको ऑब्जर्व करोगे ना, पहला चैप्टर तो हो गया यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसमें आप मेजरमेंट के डिफरेंट मेथड्स देखते हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं। फिर उसके बाद मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन। तो ये मोशन वर्ड और लॉज ऑफ मोशन सेम चैप्टर्स आपने कहां पढ़े थे? 9th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, वर्क एनर्जी ये भी 9th क्लास का चैप्टर था। और कौन से थे? ग्रेविटेशन भी आपके 9th क्लास में था। तो ऑलमोस्ट जो 9th का फिजिक्स है उसका नेक्स्ट वर्जन जो है वो कहां पर आता है? 11th में आता है। ठीक है, तो उसके कुछ फंडामेंटल्स एक बार हम यहां पर डिस्कस करते हैं, जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा, सुनूंगा। तो सबसे पहले डिस्क्राइब मोशन। कैसे डिस्क्राइब करोगे मोशन को? बताओ। हाँ पलक। ओके। हाँ। हम्म। अच्छा, मैं अभी यहां पर खड़ा हूं, मैं मोशन में हूं या नहीं? हाँ, मैं रेस्ट पे हूं या मोशन पे हूं? रेस्ट पे हूं। ओके, और अभी मैं मोशन पे हूं। ओके, ये मैं रेस्ट पे हूं या मोशन पे हूं, ये डिपेंड करेगा कि मैं किसके रेफरेंस में रेस्ट या मोशन पे हूं। अगर तुम लोग यहां बैठ के देख रहे हो मुझे, तो मैं रेस्ट पे हूं। लेकिन अगर मान लो तुम लोग चांद पे बैठ के मुझे देख रहे होगे, तो अर्थ तो रिवॉल्व कर रहा है ना, तो मैं भी रिवॉल्व कर रहा हूं ना, तो मैं मोशन में आ गया। समझ में आ गया ये चीज? तो जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो इस चीज को डिफाइन करती है कि मोशन क्या है। मोशन जो है ना, वो उसके हिसाब से देखा जाएगा कि आप किस पॉइंट के रेफरेंस में देख रहे हो। समझ में आ रहा है ये चीज? अगर मैं अभी तुम्हारे रेफरेंस में देखूंगा तो मैं किस पे हूं? रेस्ट पे हूं। लेकिन रिलेटिवली अगर वहां पर देखा जाए कि मैं चांद से देख रहा हूं, तो मैं किस में हूं? मोशन पे हूं। समझ में आ रहा है ये चीज? मान लो तुम बैठे हो, तुम्हारे हाथ पे आके एक मक्खी बैठ गई, तो मक्खी जो है वो रेस्ट पे है कि मोशन पे है? तो अभी अभी अगर देखा जाए तो तुम्हारे हिसाब से वो रेस्ट पे है, लेकिन अगर तुम ट्रेन में हो तो वो मक्खी किस पे है? मोशन पे। समझ में आ रहा है ये चीज? तो रेस्ट पे होना या मोशन पे होना, वो डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। समझ में आ रहा है? और ये रेफरेंस पॉइंट जो है वो मैथमेटिक्स का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ते थे, याद आया? वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही ये चीज डिफाइन होती है। इसीलिए अगर तुम लोग देखोगे, इसमें दो चैप्टर के नाम जो अभी हमने पढ़े, मोशन इन अ लाइन, मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ लाइन में क्या होगा? 1 डायमेंशनल होगा मोशन। मोशन इन अ प्लेन में क्या होगा? 2 डायमेंशनल होगा। समझ में आ रहा है? तो मैथ्स का इसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, और जो होगा मैं उसको एकदम कनेक्टेड करके बताऊंगा कि कैसे कैसे होगा। ठीक है, वो चीजें हम यहां पर देखेंगे। तो मोशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? पहली चीज तो ये रिलेटिव है। एक रेफरेंस पॉइंट से किसी पर्सन की अगर पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे वो पर्सन या वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन पे है। ओके, उस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सेकंड आता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये चीज, मोशन में एक दो चीज आती है, एक आता है डिस्टेंस और दूसरा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या इन दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर है? एक एग्जांपल से बताओ। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और अच्छा, अगर मान लो मुझे स्केलर और वेक्टर का मतलब नहीं पता, तो हम कैसे उस चीज को बताएंगे? डिस्टेंस जो है वो लॉन्ग पाथ भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट। ओके। डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है डिस्टेंस, पर डिस्प्लेसमेंट। ओके। दिस डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ओके, गुड, सब सही आंसर्स है। ओके, एक जनरल लैंग्वेज में अगर देखा जाए, मान लो मैं पॉइंट ओ से स्टार्ट करता हूं, है ना? यहां पर मेरी इनिशियल पोजीशन थी ओ, मैं यहां से बी तक गया, मार्केट है सपोज बी पे, और बी से वापस मैं ओ पे आ गया।
तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से मैं यहां गया, यहां से वापस यहां पर आ गया, मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया। सो आंसर इज 35 + 35 दैट इज 70। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या होगा, 0, क्योंकि मेरा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम। समझ में आया? अगर मान लो मैं यहां से स्टार्ट किया O से, और मान लो मैं यहां तक गया इस जगह तक, ठीक है, फिर यहां से मैं किसी दूसरी जगह पे चले गया, मान लो ये जो डिस्टेंस है ये है 25 मीटर्स के डिस्टेंस पे। समझ में आया ये चीज? तो अगर मेरा डिस्टेंस कवर्ड देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 25 दैट इज इक्वल्स टू 35। लेकिन जब मैं इसका डिस्प्लेसमेंट मेजर करूंगा तो मैं वो मेजरमेंट करने के लिए ये वाली लेंथ लूंगा। समझ में आया ये चीज? जो अभी किसी ने बोला था कि हम क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये भी आप बोल सकते हो। जो तुमने बोला जैसे ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम इसमें डायरेक्शन देख रहे हैं। समझ में आया ये चीज? तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी तो वो हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह से निकाल लेंगे। सो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया डिस्टेंस। क्या ये क्लियर हो गया? मतलब दिमाग में ये चीज क्लियर होनी है कि डिस्प्लेसमेंट है मतलब हम डायरेक्शन और लेंथ दोनों का मेजरमेंट कर रहे हैं, और डिस्टेंस है मतलब हम सिर्फ लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ओके। फिर उसके बाद आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? सामने एक टेबल भी है, आप क्या इससे बता पाओगे? यस, ए इज फॉलोइंग यूनिफॉर्म मोशन एंड बी इज नॉट फॉलोइंग यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि ए जो है वो हर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, बट बी जो है वो हर जो ड्यूरेशन है उसमें डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। ओके, सो इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं यहाँ पर स्पीड हर जगह पे सेम है, यहाँ पर स्पीड हर जगह पे क्या है, डिफरेंट है, फॉर डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस। ओके, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आप लोगों ने इनका ग्राफ बनाना सीखा है, क्या आप बता सकते हो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा दिखता होगा? नॉन, हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर बात करें तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा हो जाएगा, कर्व के शेप में बनेगा, कर्व या पीस वाइज कंटिन्यूअस जिसको बोल सकते हैं, मैं आगे उसको भी दिखाऊंगा। तो ये क्लियर हो गए टर्म सबको? आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मोशन का रेट कैसे मेजर करते हैं? तो सबसे पहले इसमें दो चीजें आती है, एक तो स्पीड आती है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। दूसरा क्या होता है, स्पीड विथ डायरेक्शन, मतलब जिसको आप क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी से। क्या आपने वेलोसिटी पढ़ा है? ओके, वेलोसिटी मतलब ये डायरेक्टेड स्पीड आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी किसी भी क्वांटिटी की कैसे मिलती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये रेट ऑफ चेंज, किसी भी क्वांटिटी में अगर रेट ऑफ चेंज आ रहा है ना, मतलब हम क्या लेंगे, उसकी क्वांटिटी में जो चेंज है डिवाइडेड बाय टाइम में जो चेंज है, इसको रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। जैसे अगर मान लो आज सपोज आज गेहूं का रेट 100 रुपए है, ठीक है, 2 साल पहले उसका रेट था 80 रुपीज, ठीक है। तो रेट चेंज कितना हुआ उसके, तो रेट ऑफ चेंज मतलब कितना हो जाएगा, अभी 100 है, 2 साल पहले 80 था, तो प्राइस का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम का चेंज, टाइम का चेंज कितना हो गया 2, तो कितना आ जाएगा ये 10 20/2, मतलब कितना आ जाएगा 10। तो ₹10 पर ईयर के हिसाब से उसका रेट जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सिमिलर वे में यहां पर भी जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम क्या लेंगे, यहां पर फाइनल वेलोसिटी जिसको किससे डिनोट करते हैं, v से, माइनस इनिशियल वेलोसिटी जिसको किससे डिनोट करते हैं, u से, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और वो जो भी ड्यूरेशन में वो चेंज हुआ उसको हम किससे डिनोट करेंगे, यहां पर t से, ठीक है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। समझ में आई ये चीज? जैसे अगर मान लो आप बाइक चला रहे हो, बाइक चलाते समय मान लो आपकी इनिशियल स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, रोड खाली मिली, आपने स्पीड बढ़ा दी, स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और आपने कितने ड्यूरेशन में बढ़ाई, मान लो 5 सेकेंड्स के ड्यूरेशन में बढ़ाई, तो आप कैलकुलेट कर लोगे एक्सेलरेशन कितना लगा आपका, ठीक है। तो 60 - 40 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा। और इसकी यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि
वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट यहां पर लिखा है, ये वाला पॉइंट पढ़ो क्या है। The change in velocity could be due to change in magnitude or change in direction of the motion or both। समझ में आ रहा है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड का चेंज होना वेलोसिटी का, ये एक्सेलरेशन नहीं है बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इस चीज को आप क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे अगर यहां पर बात करें, अगर कोई पर्सन ए से बी, बी से सी, सी से डी, अगर इस तरीके से एक यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहा है, तो अपना डायरेक्शन वो कहां पर चेंज करेगा, बी पे चेंज करेगा, फिर कहां पर चेंज करेगा, सी पे, फिर कहां पर चेंज करेगा, डी पे। यहां पर भी जब वो इस पाथ पे अगर वो दौड़ रहा है, तो उसके डायरेक्शन कहां कहां पर चेंज होंगे, बी सी डी, मतलब उन वर्टाइसेस पे ही चेंज होंगे। लेकिन अगर वो एक सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहा है, तो उस समय उसके डायरेक्शन कहां पर चेंज होंगे, एट एवरी पॉइंट। तो इस मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये वाली स्टेटमेंट पढ़ो एक बार, क्या लिखा है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, तो हम क्या बोल रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। और वेलोसिटी का चेंज सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, वो किस में होता है, डायरेक्शन में भी होता है। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में जो ये पूरा सर्कल बनेगा, है ना, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2πr डिवाइडेड बाय टाइम, वो उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। तो ये फर्स्ट जो आपका मोशन का फंडामेंटल है, प्री रिक्विजिट है, ये समझ। फिर उसके बाद आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पे। तो यहाँ पर दो टाइप के ग्राफ आपको दिख रहे हैं, ये कौन से ग्राफ है पहले बताओ, इस ग्राफ को कौन सा ग्राफ बोलेंगे, ये दोनों कौन से ग्राफ है, ये दोनों डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये कौन से टाइप का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और ये कौन से टाइप का है, यूनिफॉर्म, और वो कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, अच्छा आप लोगों ने कभी ये वर्ड सुना, स्लोप, क्या मतलब होता है स्लोप का, क्या आप एकदम लेमेंस लैंग्वेज में बता सकते हो, स्लोप आपने कहां कहां सुना, उसका मतलब क्या होता है। ओके, स्लोप का हिंदी में मतलब होता है ढलान या ढाल, जिसको आप बोलते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज। तो स्लोप मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं और फिजिक्स में उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, ये समझते हैं। ठीक है, देखो अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक इस तरीके का, जैसे ये दो तरह के मैं लाइन बना रहा हूं, ठीक है, यहां पर स्लोप आपको क्या दिख रहा है, कम है, और यहां पर स्लोप आपको क्या दिख रहा है, ज्यादा है। लेकिन कम या ज्यादा उसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, उसको मेजरमेंट करने का तरीका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम हर एक पॉइंट की पोजीशन को एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, किसी को पता है क्या स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां पर y2 माइनस y1 का मतलब है चेंज इन y एक्सिस। पहले y एक्सिस का y1 था, बाद में उसका y एक्सिस क्या आ गया, y2। तो चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस, वो क्या देगा, इस लाइन का स्लोप दे देगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि यहां पर पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का स्लोप क्या है, बताओ। पॉइंट ए यहां पर है, एक्चुअली यहां पर है, पॉइंट ए यहां पर है, पॉइंट बी यहां पर ले लेते हैं। हाँ, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का स्लोप क्या है, अगर ये पूछा जाता है। मान लेते हैं पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 40,25, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 60,35। मान लेते हैं ये ए और बी के कोऑर्डिनेट है। अब बताओ क्या होगा इसका स्लोप। इसका स्लोप y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब 35 माइनस 25, तो वो कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो 60 माइनस 40 मतलब ये कितना हो जाएगा 20, तो ये कितना आ गया 1/2।
जिसकी वैल्यू क्या हो गई 0.5। समझ में आएगी नहीं ये चीज? ठीक है, अब एक्चुअल में ये जो 0.5 है ये क्या है, ये चीज समझना, जो स्लोप निकला वो क्या है समझना। अब यहां पर y2 माइनस y1 हमने मैथमेटिकली तो लगा लिया, लेकिन यहां y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस। तो ये चेंज इन डिस्टेंस है, जिसको मैं डेल डी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। डेल मैंने बताया चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और x2 माइनस x1, तो x एक्सिस में क्या है, टाइम, तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डेल टी से रिप्रेजेंट करता हूं। समझ में आएगी नहीं? तो अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वो स्पीड, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी अगर डायरेक्टेड है तो। क्लियर हो गया ये चीज? तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप है वो क्या बताता है, उसका स्पीड बताता है। मतलब ये जो 1/2 या 0.5 जो हमने निकाला, इनफैक्ट ये क्या है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्पीड की यूनिट यहां पर अगर हम ऐसा यूनिट हम डिस्कस करेंगे, ऐसा यूनिट वगैरह क्या है, वो यहां पर क्या है, मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहां लेकिन किलोमीटर पर मिनट लिखा हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से वो आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको ये चीज? ठीक है, यहां पर अगर देखेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो हर जगह पे स्पीड जो है वो अलग अलग आ रही है। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर स्लोप अलग है, यहां पर स्लोप अलग है, यहां पर स्लोप अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला स्लोप देखो कम है, ये वाला स्लोप देखो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। क्या ये क्लियर हो गया स्लोप का कंसेप्ट आप लोगों को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये कौन सा ग्राफ है बताना, ये कौन सा ग्राफ है, ये वाला पार्ट इसका नहीं है, इसको मत पढ़ना। ये वाला देख के बताओ किस चीज का ग्राफ है, किसका है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। और यहां पर आपको ये चीज जो कांस्टेंट देखने को मिल रही है, तो इस कांस्टेंट का मतलब क्या है, इट इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। मतलब उसकी स्पीड, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो तो आप 40 किलोमीटर पर आके स्पीड पे फिक्स कर दिए, उसी स्पीड पे चल रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज? अब अगर मैं पूछूं कि भाई ये जो लाइन है ए बी, इसका स्लोप क्या बताओ, क्या है स्लोप, 0। इसका स्लोप क्या है, 0। तो अगर कोई भी लाइन इस तरीके की हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो उसका स्लोप क्या होता है, 0। क्योंकि y2 माइनस y1 सेम हो गया ना, y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया, सेम हो गया, 40 माइनस 40 क्या हो गया, 0। तो स्लोप 0 है। समझ में आया ये चीज? और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, नहीं कर रही है ना, क्योंकि कांस्टेंट है स्पीड ना, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया यहां पर, 0। और एक्सेलरेशन हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किससे निकालते हैं, स्लोप से निकालते हैं। समझ में आ गया ये चीज? अब अगर मान लो मैं ये वाला ग्राफ लेता हूं, अगेन ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर स्पीड जो है वो बढ़ते जा रही है टाइम के साथ, जैसे आप स्कूटर चालू कर रहे हो, धीरे 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 स्पीड बढ़ते जा रही है, बस वही चीज यहां पर भी हो रहा है। तो अगर मैं पूछूं 10 सेकेंड के समय उस बाइक की स्पीड कितनी थी, तो मान लो वो आ रही होगी 19 किलोमीटर पर आवर आ रही होगी। और अगर मान लो 20 सेकेंड पे उसकी स्पीड कितनी है, तो मान लो वो 38 के आसपास कुछ आ रही होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक बात बताओ, इसका एक्सेलरेशन क्या है वो बताओ, क्या बता दोगे एक्सेलरेशन क्या होगा? हाँ पॉजिटिव है, बिकॉज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी नंबर बताओ क्या होगा इसके हिसाब से। देखो एक्सेलरेशन को अगर मैं बताऊं, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब डीवी अपॉन dt। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टाइम में कितना चेंज हुआ। तो अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मैं ये दो पॉइंट के बीच में अगर आपको एक्सेलरेशन पूछता हूं, तो बताओ वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ यहां पर। अच्छा ये बताओ, ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है ये बताओ, 10, 20 या 19 ले लेते हैं, मान लो 10, 19। यहां ये 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, एक्स एक्सिस में क्या है टाइम। 19 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी। पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, 20, 38। समझ में आ रहा है? यहां पर 20 क्या है टाइम और 38 क्या है वेलोसिटी। अब बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, डेल वी कितना हुआ,
38 माइनस 19, तो ये कितना हो जाएगा 19। चेंज इन टाइम कितना हुआ, तो टाइम में कितना चेंज हुआ 20 माइनस 10, मतलब ये कितना हो जाएगा 10। तो ये कितना आएगा 19/10, मतलब कितना आ जाएगा 1.9। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा उसका एसेलरेशन। तो एसेलरेशन की यूनिट अभी यहां पर क्या हो जाएगी इस डेटा के हिसाब से, अभी वेलोसिटी ये एक्चुअली किलोमीटर पर आवर में दिया, यहां पर किस में दिया सेकंड्स में दे दिया, लेकिन यूजुअली ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो वो क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया ये सबको। तो कंक्लूजन ये है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्लोप से आपको क्या मिलेगा वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसके स्लोप से आपको क्या मिलेगा एक्सेलरेशन, और स्लोप जीरो होगा, अगर स्लोप जीरो होगा मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, अगर स्लोप पॉजिटिव होगा मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव, मतलब गाड़ी रेस कर रही है स्पीड बढ़ रही है। और अगर स्लोप नेगेटिव होगा, स्लोप नेगेटिव होगा मतलब डाउनवर्ड बन रहा है, तो इन दैट केस स्लोप नेगेटिव आएगा और जो स्पीड है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। समझ में आई ये चीज। तो ये जो ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ठीक है, अब जैसे अगर इस ग्राफ में मैं एकदम फंडामेंटल चीजें बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में एमसीक्यू में घुमा फिरा के पूछ सकता है। ठीक है, जैसे यहां पर बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव अगेन नेगेटिव। समझ में आ रहा है ये चीज। यहां पर एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव, स्लोप क्या है उसका नेगेटिव। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तीन इक्वेशंस तो आप लोगों ने सबने पढ़ी ही है, सबको पता है ये कंसेप्ट। बताओ v क्या होता है, यहां पर v क्या होता है? हाँ अनुराग बता, कौन सी वेलोसिटी, यहां v भी वेलोसिटी है u भी वेलोसिटी है, v कौन सी है और u कौन सी है? v है फाइनल वेलोसिटी और u क्या है इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है एक्सेलरेशन, s स्पीड, हाँ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आप बोल सकते हो, और t वो टाइम है। तो ये तीन इक्वेशंस जो है हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों का एक चैप्टर जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें ये सारी चीजें आने वाली है। ठीक है, बट थोड़ा प्रीरिक्विजिट जरूरी है। अब आ जाते हैं लॉज ऑफ मोशन पे। ये भी आपका चैप्टर हुआ करता था 9th में, उसके कंसेप्ट एक बार डिस्कस करते हैं, फोर्सेस के बारे में। तो दो तरह के फोर्स, पुश और पुल, ये आपने पढ़े हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज मैं आपसे ये पूछता हूं फोर्स की डेफिनेशन, क्या ये सबको क्लियर, एक बार कंफर्म करो फोर्स कैसे डिफाइन होता है। अ फोर्स इज एन इन्फ्लुएंसिंग एजेंसी विच टेंड्स टू मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, which tends to stop a moving object, or which tends to change the velocity of moving object, or which tends to change the shape। तो चार चीजें अगर हो रही है, या तो मूव कर रहा है, या तो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर रहा है, या वेलोसिटी को बदल रहा है, या तो शेप को चेंज कर रहा है, तो ये जो एक्सटर्नल एजेंसी, इसको हम क्या बोल देते हैं फोर्स। ठीक है, ये सारे फंडामेंटल नॉलेज आपको होने चाहिए। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो जनरल इफेक्ट्स आपको पता है, ये रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मूविंग कर देगा, मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ले आएगा। ठीक है, शेप को चेंज कर देगा, लाइक दैट, ये सारी चीजें। ओके, आगे बढ़ते हैं बैलेंस्ड फोर्स। तो एक बार इसको पढ़े बिना बैलेंस्ड फोर्स जो आप लोगों को पता है वो मुझे समझाओ, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाए, मतलब वो मूव ना करे, वो अगर दोनों तरफ से सेम फोर्स अप्लाई हो रहा हो, तो रिजल्टेंट फोर्स कैंसल आउट हो जाए, लाइक दैट, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। अब जैसे यहां पर ये ऑब्जेक्ट लगा रखा हुआ है, यहां से दो तरफ से ये लोग पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर दो और फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से दो फोर्सेस लग रहे हैं? एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और दूसरा उसका रिएक्शन फोर्स लग रहा है, वो कहां पर लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं, तो यहां पर कुछ केसेस है, देखो जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा है, पढ़ो एक बार। When a body at rest is acted upon by a balanced force, the body is not displaced, the body remains stationary। ठीक है, अब अगर मान लो कोई बॉडी है, अगर कोई
किसी टेबल के ऊपर रखी हुई है, मान लो टेबल का वेट उतना नहीं है, वो उतना रिएक्शन फोर्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वो रखे रखे वो टेबल नीचे की तरफ दबने लगेगा और एक समय के बाद वो टूट जाएगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इनिशियली वो बैलेंस था, लेकिन जब एक तरफ से वेट ज्यादा होगा तो उसके शेप में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा टेबल के। तो ये कुछ एग्जांपल को बता रहे हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, व्हेन a balanced force act on body moving with a constant velocity, they do not produce any acceleration on body, the body continues to move with the same speed and direction। क्या मतलब हुआ इसका, एक्सप्लेन करूं। हाँ, अभी तो है, फिर भी उसमें बैलेंस फोर्स लग रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से तो वो मूव करते रहेगी सेम वेलोसिटी से और उसमें कोई चेंजेस नहीं। उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। मतलब अगर मान लो कोई एक कार है, मूव कर रही है, ठीक है, एक पर्सन है उसको एक तरफ से खींच रहा है, दूसरा पर्सन उसको पीछे से खींच रहा है, लेकिन स्टिल कार मूव कर रही है। तो दोनों अगर बैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तो कार की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक्सेलरेट नहीं होंगी। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें डाउनवर्ड और अपवर्ड सेम फोर्स लग रहा है, कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो उसकी स्पीड बदलेगी नहीं, वो एक्सेलरेट नहीं होगी, वो सेम स्पीड से ही नीचे गिरते रहेगा। ये बताना चाह रहा है ये चीज। ठीक है, जो चीज मतलब रेस्ट पोजीशन में किसी बॉडी के साथ होती है बैलेंस फोर्स अप्लाई होने से, वही चीज मोशन वाले ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स के डिफरेंट एग्जांपल्स आपने देखे थे, क्या है, कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बताओ। यहां पर ये केस स्टडी भी है, आप इसको देख सकते हो। जैसे एरोप्लेन का एग्जांपल देते हैं, इसमें 4 फोर्स कंपोनेंट यूज किया है। एक अपवर्ड है, दूसरा डाउनवर्ड है, एक वेट के कारण, दूसरा लिफ्ट के कारण। नेक्स्ट ड्रैग वाला फोर्स हो गया, थ्रस्ट वाला फोर्स हो गया। ठीक है, तो यहां पर फोर्स जो है, जब उसमें हम अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे, मतलब जब लिफ्ट ज्यादा होगा, थ्रस्ट ज्यादा होगा, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में बनेगा, अपवर्ड। देखो एक्चुअल में ना ये वेक्टर क्वांटिटी के थ्रू जब हम पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है उसको समझना। अगर आप उसको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया था, याद होगा कि अगर आपने 10 मीटर का डिस्टेंस यहां पर कवर किया, यहां पर आपने 25 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो आपका रिजल्टेंट डिस्टेंस जो आया वो क्या है, ये वाला आया था, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया कि नहीं, तो उसमें डायरेक्शन भी आपको मिल रहा था। सिमिलर टाइप की चीज ना फोर्स के साथ भी अप्लाई होती है। देखो अगर यहां पर ये जो थ्रस्ट वाला फोर्स है वो ड्रैग फोर्स से ग्रेटर है, लिफ्ट वाला फोर्स जो है वो वेट वाले फोर्स से ग्रेटर है, तो ओवरऑल ये दोनों फोर्स ग्रेटर है, तो रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ लगेगा, तो प्लेन एकदम से ऊपर तो जाएगा नहीं ना, एकदम से आगे जाएगा, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो वो जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो होता है यहां पर अप्लाई होगा, अभी हम पढ़ेंगे आगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, बट समवॉट वो पाइथागोरस थ्योरम से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहां पर वही बताया, अनबैलेंस्ड फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी और दे कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। ठीक है, व्हेन द टोटल फोर्स ऑन द प्लेन इज इन वन डायरेक्शन द फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड। तो ये वही सारे डिस्क्रिप्शन है, ये सब आप पढ़ चुके हो। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे आते हैं। तो फर्स्ट लॉ याद है क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? Object which is at stationary, a little bit, but I think the whole. हाँ, सो एक्चुअली दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करवा रहा हूं ताकि वो चीजें आपको ध्यान में रहें। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, देखो इस चीज को बड़ा थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप लोग एग्जांपल्स बताना मुझे इसके। पढ़ लिया स्टेटमेंट? तो क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, समझ में आ गया, रिकॉल हो गया। अब एग्जांपल बताओ।
when a car is traveling at uniform motion, we can apply brake to stop that and bring that object from uniform motion stationary. ओके, देन क्या होता है? तो opposite direction में apply करें हम्म and car हमारी straight चल रही है, but external force is greater than the applied force जो uniformly उसे produce कर रहा है, तो वो उसका जो external force है which is unbalanced, तो वो कार चलेगी. ओके, और कोई? हाँ, तुम बताओ. हाँ, ये स्टेटमेंट पढ़ो. एक्चुअल में क्या, देखो, हर चीज, मुझे ये लगता है कि हर चीज एक्सप्लेन करने से बेटर है हम एक सेल्फ लर्निंग एबिलिटी डेवलप करें. तो आप ये वाली लाइन पढ़ो और उसके बाद बताओ कि क्या ये याद आ रहा है और इसका कौन सा बेस्ट एग्जांपल आप बता सकते हो. अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in uniform motion will continue to be in uniform motion unless and until it is compelled by an external force to change the state of the rest or of uniform motion. अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, चेंज पे है तो मोशन पे है तो मोशन पे रहेगी. कब तक? जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होता, और वो अपने चेंज को जो है वो क्या करती है? रेजिस्ट करती है. क्या बोलते हैं इस चीज को? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट चेंज को रेजिस्ट करता है, इस टर्म को कुछ बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया. ये आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, इनर्शिया, है ना? इसका एग्जाम्पल कौन सा है बताओ, यही मैं पूछना चाह रहा था. सडनली जैसे ट्रेन चल रही है, ट्रेन मोशन में है, आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, आप भी मोशन में रहोगे. सडनली अगर ट्रेन में ब्रेक लगेगा तो आप कहां जाओगे? किस तरफ झुकोगे? सामने की तरफ झुकोगे, क्योंकि आप मोशन में थे, आपकी बॉडी मोशन में थी. सडनली अगर फोर्स अप्लाई हुआ तो आप उस चेंज को क्या कर रहे हो? रेजिस्ट कर रहे हो, और आप सामने की तरफ झुक जा रहे हो. समझ में आया कि नहीं ये चीज? या फिर अगर सडनली ट्रेन स्टार्ट होती है तो आप पीछे की तरफ थोड़ा झटका लगेगा. दैट इज कॉल्ड इनर्शिया. और वो किससे रिलेटेड है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड, कि बॉडी अपने चेंज को जो है, स्टेट चेंज को क्या करती है? रेजिस्ट करती है. क्लियर हो गया ये चीज? और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं? तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स है इनर्शिया के. जैसे ये वाला एग्जांपल, ये तो अभी हमने देखा जर्क वाला. और कौन सा है? बेडशीट वाला एग्जांपल आपने देखा है कि अगर बेडशीट को अगर हम अचानक से झटकते हैं तो उसमें जो पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल, वो वहीं रह जाते हैं और जो बेडशीट है वो नीचे आ जाती है. ये दूसरा एग्जांपल है. और कौन सा एग्जांपल है? मैंगो ट्री. अगर किसी ट्री में मैंगो लगा हुआ है, अगर हम उसकी डंगाल को हिलाते हैं तो क्या जो मैंगो जो लटक रहा है वो अभी रेस्ट पोजीशन पे, सडनली अगर हिलाएंगे तो क्या होगा? वो रेजिस्ट करेगा, तो दैट्स व्हाई वो वहां से गिर जाएगा. ये होता है. तो ये सारे, ये वाला एक्सपेरिमेंट भी आपने कभी ना कभी किया होगा. कॉइन को पेपर में रख के सडनली अगर खींचेंगे तो कॉइन वहीं पर रहेगा और नीचे गिर जाएगा. ओके, तो ये इनर्शिया है. आगे बढ़ते ही इनहेरिट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की. नेक्स्ट क्या है? एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. तो ये हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए ऑलरेडी. नेक्स्ट आते हैं मोमेंटम. तो मोमेंटम क्या होता है, ये कौन डिफाइन करेगा अच्छे से? व्हाट इज मोमेंटम? ये भी पढ़ा है आप लोगों ने पहले. हाँ, व्हाट इज मोमेंटम? Momentum is the quantity of motion in a body and it depends on its mass and velocity. तो मोमेंटम किसी बॉडी का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो. ठीक है, किसी भी बॉडी में कितना मोमेंटम है वो डिपेंड करेगा उसका मास कितना है या फिर उसकी वेलोसिटी कितनी है. और मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? P से. दैट इज इक्वल टू m इंटू v. ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम लोगों को पता है क्या? ये बताओ. नहीं पता तो ये पता रखना है. ये फॉर्मूले, ये बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन, क्योंकि 11th में ये डायरेक्टली यूज होंगे. ठीक है, तो या तो ये पीपीटी में शेयर करूंगा, उसको अच्छे से शॉर्ट पॉइंट में आप लोग नोट करके ध्यान में रखना, बिकॉज अगर डायरेक्टली यूज होंगे तो फिर मुश्किल जाती है थोड़ा सा. ये एक प्रॉब्लम है जो बच्चों को फेस होती है. सडनली जब वो 11th में आते हैं तो वो 9th में पढ़े रहते हैं, 1 साल का गैप हो जाता है और ये टर्मिनोलॉजी याद नहीं रहती है. ठीक है, अब मोमेंटम देखो, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब पता है? मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है? मास के. मतलब मास इंक्रीज होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा.
और क्या, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ये डायरेक्टली हमको दिख रहा है ये चीज, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट्स इसमें लिखे, मोमेंटम के की पॉइंट्स यहाँ पर क्या क्या है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी, हालांकि वेक्टर स्केलर हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि किनको बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, हर एक बॉडी जो है वो मोमेंटम पोजेस करती है। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड। तो केजी किसकी यूनिट होती है, मास की। मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी की। तो आगे जब मैं पढ़ाऊंगा फर्स्ट यूनिट, तो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी टोटल 7 होती है, उनकी फंडामेंटल यूनिट्स होती है। और डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है, उनकी यूनिट्स फंडामेंटल से ही मिलके बनी होती है। तो हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए आपको ये वाले फॉर्मूले तो कम से कम अच्छे से पता होने चाहिए। ओके ओके, इसके अलावा सीजीएस यूनिट, तो अलग अलग टाइप के मेजरमेंट्स होते हैं। आप लोगों ने कई बार ये देखा होगा ना कि कुछ चीजों को सेंटीमीटर मीटर में मेजर करते हैं, कुछ चीजों को इंचेस और फीट में मेजर करते हैं। वैसे वेट की बात की जाए तो कई चीजों को किलोग्राम और ग्राम्स में मेजर करते हैं, कई चीजों को पाउंड में मेजर करते हैं। तो वो डिफरेंट मेजरिंग टेक्निक्स है, मेथड्स है, जिसमें एसआई स्टैंडर्ड्स जो है वो सबसे ज्यादा फॉलो होता है, जस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो चीज हम देखेंगे कौन कौन सा और मेथड्स थे। तो ये मोमेंटम का एग्जांपल हो गया। इसके कुछ और शॉर्ट एग्जांपल अगर आपको ध्यान में है तो कुछ बता सकते हो। ये वाला देखो, ये वाला लाइन पढ़ो। इफ ए क्रिकेट बॉल एंड ए टेनिस बॉल मूव्स विथ सेम वेलोसिटी, momentum of cricket ball is more because its mass is larger than the tennis ball. तो इस टाइप के छोटे छोटे एमसीक्यूज आपको फंडामेंटली पूछे जा सकते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो अब आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैं यहां पर सामने लिखा हुआ है पूरा, आप लोग इसको पढ़ो। ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई है, मैं पुराना चीज रिविजिट करा रहा हूं, उसको पढ़ो और मुझे एक्सप्लेन करना अच्छे से क्या बोलना चाह रहा है ये। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which force acts. तो क्या बोल रहा है ये, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मैंने बताया किसी भी क्वांटिटी का चेंज है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल से। तो डेल पी, पी मतलब मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये चेंज ऑफ मोमेंटम, और रेट वर्ड आ गया, रेट आ गया मतलब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाइम। तो डेल पी बाई टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये क्वांटिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगी। समझ में आ गया ये चीज। एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स अप्लाइड, और ये किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में उसमें फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डेल पी, तो हमने पी के बारे में देखा, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब यहां पर चेंज इन पी है, तो यहां पर चेंज, मास में तो चेंज नहीं होगा। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो तो उसका मास नहीं चेंज होगा, क्या चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में जो इनिशियल वेलोसिटी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। तो एम वी मतलब इसका फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू मतलब क्या हो गया, उसका इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्या हो गया, टाइम। और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स अप्लाइड के। क्लियर हो गया ये चीज। अब अगर मान लो यहां से m कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा। अब ये वाली जो चीज है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था ना, इस चीज को क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्सेलरेशन से। तो फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल अगर हटाऊंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, के से। समझ में आया ये चीज। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये बताता है किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के। ओके, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल से बताया, अगर मान लो हम मास 1 यूनिट ले लेते हैं और उसका एक्सेलरेशन वो ले लेते हैं, वो डिफाइन किया, मतलब सिंपल वो चीज है, ठीक है। के की वैल्यू 1 आएगी, सो अकॉर्डिंगली वो चीज चेंज होगी। ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं। इसी को अगर हम दूसरे एस्पेक्ट से देखें, एसेलरेशन की अगर के को हम कांस्टेंट 1 ले ले मान लो, तो एसेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, F/m। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एसेलरेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फोर्स, अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैन कॉज एसेलरेशन और डी एसेलरेशन, ठीक है, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में नेचर में देखते ही है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स, मेरे ख्याल से ये भी सब जानते हो आप लोग, पहले पढ़े हुए हो। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, दैट्स इट, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो कौन सा एप्लीकेशन है, अगर आप लोगों को ये डायग्राम में समझ में आ रहा हो तो बताना। क्या आप इस एग्जाम्पल को, केस को, वो न्यूटन के सेकेंड लॉ से कोरिलेट करके एक्सप्लेन कर सकते हो? इनिशियली ज्यादा थी, हम्म तो स्टॉप पे आ गई, तो फोर्स लगाया ना हमने, स्टॉप पे आ गई। ओके। देखो यहां पर क्या बता रहा है, अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हैज अ लार्ज मोमेंटम। अगर बॉल बहुत तेजी से जा रही तो मोमेंटम उसका ज्यादा होगा। इन स्टॉपिंग द क्रिकेट बॉल इट्स मोमेंटम हैज टू बी रिड्यूस्ड टू जीरो। उसका मोमेंटम को रिड्यूस करना है, क्या करना है, जीरो पे लाना है। तो क्या करेंगे, व्हेन अ प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैक, the time taken to stop the ball increases and hence the rate of change of momentum decreases। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलना चाह रहा है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहां पर तुम लोगों ने ये वाला कंसेप्ट जो है ना, ये कैसे अप्लाई हो रहा है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो डेल पी है, उसको रिड्यूस करने के लिए यहां पर टाइम को क्या कर दे रहे हैं हम, यहां पर इंक्रीज कर रहे हैं। जब बॉल आती है तो कैच करने का धीरे से वो पीछे लेके जाता है, तो वो क्या कर रहा है, उसका मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिक्रीज, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी अगर बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके हाथ में जो जोर से चोट लगने वाली होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स यहां पर आप क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर दे रहे हो। कैसे रिड्यूस कर रहे हो, टाइम को इंक्रीज करके। तो ये प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई हुई है, ये न्यूटन के सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन। और भी कई सारे एप्लीकेशन है, उसको हम देखेंगे बाद में। ठीक है, ये और दो एप्लीकेशन आपको देख रहे हैं, देखो एक बार समझ में आ रहा है कि नहीं। ये एप्लीकेशन जो सेकंड वाला है, स्टार्ट में याद होगा मैंने एक केस स्टडी तुम लोगों को बताया था। अगर 1 kg के ऑब्जेक्ट को हम 1 मीटर के डिस्टेंस से थ्रो करते हैं, मान लो ये एक 1 kg का ऑब्जेक्ट है, इसको हम 1 मीटर की हाइट से नीचे गिरा रहे हैं। ठीक है, 1 मीटर की हाइट से नीचे गिरा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, ये चीज अभी हमने कैलकुलेट किया था। और जब हम फोर्स का कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमने एक चीज ली थी, क्या, स्टॉपिंग डिस्टेंस लिया था, याद है स्टॉपिंग डिस्टेंस, वो कितना लिया था, डी की वैल्यू 0.01। हो गया ये चीज। अगर मान लो स्टॉपिंग डिस्टेंस उसका ज्यादा होगा तो उसको टाइम भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स वहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो भी हमने सेकंड लॉ से देखा। और फोर्स कम होगा मतलब उसको हार्म कम होगा। समझ में आया ये चीज? तो सेकंड वाला एग्जांपल ना वही बता रहा है। अगर आप लॉन्ग जंप कर रहे हो, बहुत हाइट से जंप कर रहे हो, तो अगर नीचे क्वेश्चन है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स कम होगा तो इसलिए आपको हार्म कम होगा। क्लियर हो गया ये चीज? और भी काफी सारी चीजें इसमें एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। अब आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। ये तीनों लॉस ना यहाँ पर दोबारा 11th में यूज होने वाले हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। किसी को कोई एक्सप्लेन कर पाएगा क्या, एक बार पढ़ो इसको। ये सबसे इजी रहता है, हमको याद ज्यादा अच्छे से रहता है। हाँ बोलो वसुधा। सर इसका एक एग्जांपल पता है सर? हाँ, स्टेटमेंट तो काफी क्लियर है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एग्जांपल्स बता दो। सर व्हेन वी शूट अ गन वी क्या कहते हैं, हम एक बैकवर्ड जंप सर हम लोग करेंगे फॉलो। करेक्ट 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 करेक्ट। जब हम जंप करना होता है तो हम फोर्स कहां पर लगाते हैं, पीछे की तरफ, और हमारा रिएक्शन क्या होता है, आगे की तरफ। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये बहुत सारी जगह पे अप्लाई होता है। अब देखो इस कहां कहां पर अप्लाई हो रहा है, जैसे ये वाला आपको याद होगा,
रॉकेट लॉन्च करने के लिए जो प्रेशर है, फोर्स है, वो डाउनवर्ड लगता है तो रॉकेट अपवर्ड मूव करता है। पिस्टल में यूज होता है, पीछे की तरफ ट्रिगर खींचते हैं तो सामने की तरफ बुलेट निकलती है। हम वॉक करते हैं तो भी यूज होता है, हम वॉक करते समय ये वेट और रिएक्शन फोर्स ये तो ठीक है, सेम हो गया, लेकिन जब हम चलने के लिए हमारे पंजों पे जब ताकत लगाते, फोर्स लगाते हैं तो पीछे की तरफ लगाते हैं, तब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? वॉल पे जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल उस पे, वॉल पे फोर्स लगाता है, बैकवर्ड फोर्स उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये सारे उसके एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये किसी को याद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता था? मोमेंटम क्या होता है ये क्लियर हो गया? बताओ किससे डिनोट करते हैं मोमेंटम को और कैसे निकालते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। अब अगर मान लो मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक कैरम की मैंने एग्जांपल लिया, मान लो ऑब्जेक्ट ए है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बी है ना। मान लो इसका मास है m1, इसका मास है m2, है ना। और अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी वेलोसिटी है v और इसकी वेलोसिटी है u, है ना, मान लो इस तरीके से, तो जब ये दोनों एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे, या ये समझ लेते हैं, मान लेते हैं ये रेस्ट पे है, इनिशियली ये रेस्ट पे है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा उस सिचुएशन में? बताओ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या अगर दोनों मूवमेंट पे हैं या दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं या एक रेस्ट पे दूसरा मूवमेंट में, इन एनी केस जो ऑब्जेक्ट्स के टोटल मोमेंटम है जो उसके स्ट्राइक करने के पहले थे और स्ट्राइक करने के बाद है, वो दोनों के दोनों मूवमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन देम। ठीक है, जो टोटल मोमेंटम है दोनों सिचुएशन में क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। इसके कई सारे और एग्जांपल्स हो सकते हैं और इसको मैथमेटिकली यहाँ पर शायद शो नहीं किया है, एक बार फिर भी देखते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये एक केस स्टडी, देखो इसमें क्या लिखा है। सपोज अ बिग एंड अ स्मॉल कार मूव्स इन अ सेम डायरेक्शन विथ डिफरेंट वेलोसिटी। तो दो कार है, बिग है स्मॉल है, डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। लेट द मास ऑफ बिगर कार बी m1 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज u1। तो जो बिगर कार है उसकी मास m1 है, वेलोसिटी u1 है इनिशियल, तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा? m1 u1। समझ में आ गया ये चीज? लेट द मास ऑफ स्मॉलर कार बी m2, इनिशियल वेलोसिटी v2, तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा? m2 u2। ये दोनों का इनिशियल मोमेंटम हो गया। सपोज बोथ द कार्स कोलाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम t, दोनों एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, ठीक है। तो टकराने का ड्यू टू कोलिजन द वेलोसिटीज विल चेंज, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और वेलोसिटी, अब मान लो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, क्या हो गई? v1 हो गई बिगर कार की, तो उसके मास में तो चेंज नहीं होगा, मास अभी भी m1 है, तो उसका अब मोमेंटम कितना आ गया? m1 v1। और दूसरी वाली जो स्मॉलर कार है उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो गई, वो कितनी हो गई? v2। तो अब उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? m2 v2। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये चार तरह के मोमेंटम है, ये पहले बॉडी के, ये दूसरे बॉडी के इनिशियल मोमेंटम, ये पहले बॉडी के दूसरे बॉडी के फाइनल मोमेंटम। अब बताओ ये लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले दोनों को मिला के जो टोटल मोमेंटम था बिफोर कोलिजन, और कोलिजन के बाद जो दोनों को मिला के टोटल मोमेंटम है, वो मोमेंटम क्या होगा? सेम। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहां पर? m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। समझ में आया कि नहीं? प्रीवियस मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम बोथ विल रिमेन सेम। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब देखो ये पूरी चीजों को यहां पर बताया, बट समरी मैंने यहां पर आपको वो कर दिया, कंक्लूड कर दिया, और इसका पूरा ये डेरिवेशन वगैरह है जो आप पहले देख चुके हो, और ये सारी चीज जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ये क्लियर हो गया सबको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
तो ये सारे जो प्री रिक्विजिट है वो आपको कहां कहां पर काम आएंगे, तो स्टार्टिंग के जो 3-4 चैप्टर है ना, स्पेशली 2, 3, 4, यहां पर बहुत ज्यादा यूज होंगे। अदर देन दिस, जो फर्स्ट यूनिट है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इसमें आपको फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, जितनी तरह की भी क्वांटिटी है, वो सारी चीजों के बारे में एक नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप उनको मेजर करने के जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है वो समझ पाओ। ठीक है, तो एटलीस्ट जो मैंने आज बताया मोशन, लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड टर्म्स और टर्मिनोलॉजी, वो डायरेक्टली अप्लाई होने वाले कहां पर, यूनिट नंबर 1 में। समझ में आया? तो इसीलिए जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने इसको चैप्टर 0 बोला था आज की क्लास को। चैप्टर 0 इसलिए क्योंकि ये क्लास 11 का स्टार्ट नहीं है, ये उसके पहले का प्री रिक्विजिट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और हम अगली क्लास से ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ओके, अब बताओ तुम लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो, या ये बताओ मुझे एक चीज बताओ कि क्या ये चीज जो मैंने आज क्लास में बताई, ये तुम्हारे काम की थी या नहीं थी? ये तुम लोगों को ऑलरेडी पता था, इसके रिवीजन की जरूरत थी या नहीं थी? इसकी जरूरत थी ना? मुझे ऐसा लगता था कि एक गैप आ जाता है अचानक से, जब बच्चे 9th में से 11th आते हैं, तो ये टर्म्स वो लोग जानते हैं लेकिन उनको थोड़ा भूल जाते हैं। एक शॉर्ट ब्रशअप की जरूरत थी। सिमिलरली ग्रेविटेशन जब चैप्टर बताऊंगा तो एक शॉर्ट समरी उसकी मैं बता के वैसा कराऊंगा। अदर देन दिस, पता है एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो बच्चों को फिजिक्स सबसे टफ लगता है? उसका कारण है मैथमेटिक्स का कनेक्शन फिजिक्स के साथ। क्योंकि जनरली ऐसा है कि जो टीचर ना फिजिक्स पढ़ाते हैं वो मैथमेटिक्स कम पढ़ाते हैं, बहुत कम टीचर ऐसे करते हैं। तो वो बच्चे ना, वो टीचर क्या, वो ये समझ नहीं पाते कि बच्चों का मैथमेटिक्स का नॉलेज कितना स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स इसमें यूज होगा। दूसरा टफ होने का रीजन है, इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। पहला तो डेरिवेशन बहुत ज्यादा है, दूसरा न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा है, और तीसरा थ्योरेटिकल पार्ट भी आ सकता है फंडामेंटल बेसिक्स से। जबकि मैथ्स में पता है क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएगा, वो एक आपको पता है डायरेक्शन क्या है। केमिस्ट्री में ज्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट होता है या एक्शन रिएक्शन वगैरह वो आते हैं, लेकिन इसमें तीनों कंबाइंड होता है। तो अगर आप अभी 12th बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका भी फीडबैक लोगे कि पीसीएम में कौन से सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग क्वेश्चन पेपर था, तो उनका आंसर होगा फिजिक्स का। क्योंकि बच्चे एक डायरेक्शन में प्रैक्टिस करते हैं, या तो बहुत डेरिवेशन न्यूमेरिकल कर लेंगे, थ्योरेटिकल भूल जाएंगे, तो कई बार एग्जाम में वैसा पूछ देता है। तो इसलिए ना हमें तीनों चीजों को कंबाइंड लेके चलना पड़ेगा, ये चीज है। ठीक है, तो यूजुअली क्या है, मैं इतना ज्यादा बोल के नहीं पढ़ाता हूँ, ज्यादातर मैं क्वेश्चंस देता हूँ कराने के लिए बीच बीच में। बट आज का टॉपिक ऐसा था कि मुझे एक समरी बतानी थी 2-3 चैप्टर की एक साथ, इसलिए बहुत फास्ट फॉरवर्ड में बताया। ठीक है, तो अगली क्लास से हम लोग फिर ये चालू कर सकते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ओके, थैंक यू। वसुधा कुछ डाउट है, कुछ पूछना है?